Hello and welcome you all. Today we are going to study chemical evolution of life, which is also called as a self assembly theory of origin of life. तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि अर्थ का ओरिजिन से लेकर जो फर्स्ट लाइफ या फर्स्ट सेल जो फॉर्म हुई, इसका जो जर्नी है या फिर उसके जो स्टेप्स है, ये स्टेप्स हम स्टडी करेंगे अंडर दिस केमिकल इवोल्यूशन ऑफ अ लाइफ. ठीक है, तो ये थ्योरी में सबसे पहले क्या कहा गया है, दैट लाइफ इज ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल केमिकल्स. सो बहुत सारे केमिकल्स का क्या हुआ वहाँ पे कॉम्बिनेशन हुआ, कांस्टेंट केमिकल रिएक्शंस हुए एक दूसरे के साथ वो केमिकल्स के, और फिर उसके बाद ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अर्थ पर क्या हुआ, लाइफ का ओरिजिन हुआ. ये इस थियरी का कहना है, इसलिए इसको सेल्फ असेंबली यानी अपने आप असेंबल हो गए ये सारे केमिकल मॉलिक्यूल्स और लाइफ का ओरिजिन हो गया. और बायोकेमिकल मतलब बायोमॉलिक्यूल्स का केमिकल रिएक्शन हुआ, इसलिए उसको बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, और इससे फर्स्ट सेल जो है वो फॉर्म हुआ. तो किन्होंने ये थियरी को मतलब फॉर्मुलेट किया? सो उसमें थे बाय हैकल, एंड उसके बाद रशियन साइंटिस्ट जो है अलेक्जेंडर ओपारिन 1924, उसके बाद ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट जेबीएस हेल्डेन 1929 में. सो इन्होंने ये थियरी को जो है फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मुलेट किया, एंड उसको कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया. स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस हुआ ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम. सो उसके कौन कौन से स्टेप्स है? सो फर्स्ट जो ए टू जी, ऐसे ये 8 स्टेप्स आई थिंक इसको में डिवाइड किया है. सो फर्स्ट जो स्टेप है दैट इज ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड प्रिमिटिव एटमॉस्फियर. सो ये फर्स्ट स्टेप है. तो उसमें क्या है कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसा हुआ. द यूनिवर्स ऑफ ओरिजिन जो है इट इज़ एक्सप्लेन बाय बिग बैंग थियरी. बिग बैंग थियरी ने इसको एक्सप्लेन किया थे, विच इज़ ऑफ जॉर्जस लैमेट्री 1931 में इन्होंने बिग बैंग थ्योरी बताई. तो ये थ्योरी में क्या कहा गया है, दैट 20 बिलियन ईयर्स एगो, यानी 20 बिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ, जो यूनिवर्स है उसका वो ओरिजिनेट हुआ एंड बाय अ सिंगल ह्यूज टाइटैनिक एक्सप्लोजन, यानी एक बड़ा सा धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ, और जो यूनिवर्स है यूनिवर्स ओरिजिनेट हुआ 20 बिलियन ईयर्स एगो. ठीक है, फिर ये एज द यूनिवर्स, जैसे जैसे वो यूनिवर्स बढ़ता गया एंड द टेम्परेचर कम होता गया, पहले ब्लास्ट था तो हीट बहुत ज़्यादा होगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, तो जैसे जैसे ये टाइम जाता गया टेम्परेचर उसका कम होता गया, और उसमें क्या हो गई, वेरियस गैलेक्सीज एंड गैलेक्सीज ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स वेयर फॉर्म, यानी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की गैलेक्सीज फॉर्म हो गई. ओके, सो यूनिवर्स में क्या हो गई, गैलेक्सीज फॉर्म हो गई. देन वन ऑफ द गैलेक्सी कॉल्ड एज अ मिल्की वे गैलेक्सी. ओके, उसमें से एक गैलेक्सी जिसको कहा जाता है मिल्की वे गैलेक्सी इज वन ऑफ द सच गैलेक्सी, एंड उसमें से उस गैलेक्सी में कई सारे सोलर सिस्टम्स थे जिससे ये गैलेक्सी बनी थी. उसमें से एक जो सोलर सिस्टम था वो हमारा था, यानी गैलेक्सीज आर मेड अप ऑफ अ सोलर सिस्टम. एक यूनिवर्स जो है वो यूनिवर्स कई सारे गैलेक्सी से बना है, एक गैलेक्सी जो है वो कई सारे सोलर सिस्टम से बनी है, और वो एक सोलर सिस्टम में से एक हमारा सोलर सिस्टम जिसमें हमें पता है वन सन एंड द रिवॉल्विंग 9 प्लैनेट्स. ठीक है, तो इस तरह से वन ऑफ द प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज अर्थ. ठीक है, सो ये जो अर्थ है सोलर सिस्टम का जो अर्थ प्लैनेट है इट इज़ ओरिजिनेटेड नियर अबाउट 4.6 बिलियन ईयर एगो, यानी 4.6 बिलियन ईयर एगो अर्थ का ओरिजिन हुआ. तो जब भी वो फॉर्म हुई, व्हेन इट इज़ फॉर्म इट वाज अ रोटेटिंग क्लाउड ऑफ हॉट गैसेस. क्या थी अर्थ, रोटेटिंग ऐसे घूम रही थी, एंड इट वाज अ हॉट गैसेस का वो बना हुआ क्लाउड जैसे नेटवर्क, मतलब क्लाउड जैसे स्ट्रक्चर उसका था, एंड उसमें काफ़ी कॉस्मिक डस्ट भी थी कॉल्ड एज अ नेब्यूला. अब जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होता गया, कम होता गया, यानी कंडेंसेशन एंड कूलिंग रिजल्टेड इन द स्ट्रैटिफिकेशन विथ हेवियर एलिमेंट्स. तो जैसे जैसे कूल होती गई ना अर्थ, तो उसमें स्ट्रैटिफिकेशन यानी लेयरिंग जैसे फॉर्म हुआ, और ये लेयरिंग में जो हेवियर जो एलिमेंट्स थे लाइक निकेल है, आयरन है, वो क्या हो गए, अर्थ के सेंटर यानी कोर में वो उन्होंने जगह ले ली. दे ऑक्यूपाइज द कोर ऑफ द अर्थ. देन जो लाइटर एलिमेंट्स थे जैसे कि हेलियम है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड कार्बन है, तो ये जो लाइटर एलिमेंट्स है इसका एटॉमिक वेट कम होता है ये एलिमेंट्स के एटम का, तो इन्होंने क्या किया, वो सरफेस पे रहे.
कोर में हेवी एलिमेंट्स और सरफेस पर क्या आ गए, अर्थ के ये लाइट एलिमेंट्स जो है वो आ गए, ठीक है। फिर वो द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ वाज क्वाइट डिफरेंट, मुझे मीन्स अभी का जो अर्थ का एनवायरनमेंट है उससे उस टाइम उससे कंपैरेटिव करते तो आगे पहले का जो एनवायरनमेंट था वो काफ़ी डिफरेंट था, बहुत अलग था, ओके। एंड इट वाज ऑफ अ रिड्यूसिंग टाइप का एनवायरनमेंट था। वहाँ पे मॉलिक्यूलर या फिर फ्री ऑक्सीजन जो है अभी है वो ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं था, अगर होगा भी तो किसी कंपाउंड के फॉर्म में होगा, फ्री ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं था। सो ये हो गया ओरिजिन ऑफ अर्थ, उसका ये लाइफ के ओरिजिन का फर्स्ट स्टेप वी कैन से। सो फॉर्म नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, वाटर एंड द मीथेन। अब क्या हुआ, जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था अर्थ का वो तो इट वॉज वेरी हॉट, देन एज इट स्लोली कूल डाउन, जैसे जैसे वो कूल होता गया लाइटर एलिमेंट स्टार्टेड टू रिएक्ट विथ ईच अदर। तो टेम्परेचर भी था ही वहाँ पे, ये लाइटर एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ क्या हो गए, कंबाइन होना शुरू हो गए। अब ये लाइटर एलिमेंट्स जो है इन द अर्ली एटमॉस्फेयर में क्या क्या था, हमने अभी पहले पढ़ा, हाइड्रोजन था ना, कार्बन था, नाइट्रोजन था, सल्फर था, और ऑफ विच हाइड्रोजन जो है उसमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था। हाइड्रोजन बहुत रिएक्टिव होने की वजह से हाइड्रोजन ने क्या किया, अदर जो इलेमेंट है लाइक कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, उनके साथ वो रिएक्ट हो गया एंड कुछ केमिकल्स वहाँ पे फॉर्म हो गए, लाइक कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ आ गया, मीथेन फॉर्म हो गया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक साथ आ गया, अमोनिया तैयार हो गया, वाटर और सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में आ गया, तो वहाँ पे क्या हो गया, वाटर फॉर्म हो गया, और हाइड्रोजन सल्फर एक साथ आ गया तो H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म हो गया। तो इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, वाटर एंड मीथेन हो गया। नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, एज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ डिक्रीज, जैसे जैसे और टेम्परेचर नीचे होता गया, जो स्टीम जो यहाँ पे जो H2O तैयार हुआ इट वाज इन द वेपर फॉर्म, वो वेपर के फॉर्म में तैयार हुआ था। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता गया वो जो वेपर है यानी स्टीम है वो कंडेंस हो गई, कूल होती गई, और ऑब्वियसली इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर एंड देन वो जो वाटर था वो बारिश के यानी हैवी रेन फॉल्स के फॉर्म में क्या हो गया, वो अर्थ के सरफेस पर ये ग्रेजुअली आ गया, ओके। एंड ये वाटर जो है वाटर गॉट अक्यूमुलेट, जमा हो गया ऑन द लैंड, जमीन पे, एंड फॉर्म रिवर, देन स्ट्रीम्स, लेक, सीज, ओशंस, ये सारे वाटर बॉडीज जो है वो वहाँ पे फॉर्म हो गए। नाउ द एटमॉस्फेयर देन डिड नॉट कंटेन ओजोन लेयर। तो एटमॉस्फेयर में उस टाइम पे अर्थ के अराउंड जो एटमॉस्फेयर है अभी, तो उस टाइम पे वो एटमॉस्फेयर भी नहीं था, तो एटमॉस्फेयर में वहाँ पे ओजोन भी नहीं था, ओके। एंड इसलिए क्या होता है, ओजोन क्या करता है एक्चुअली, सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है उनको रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देता है, बट अब उस टाइम पे एटमॉस्फेयर में ओजोन नहीं था, तो जो अल्ट्रावायलेट रेज थे वो डायरेक्टली अर्थ पर आ रहे थे, रीच द सर्फेस ऑफ अर्थ डायरेक्टली, एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अवेलेबल एनर्जी सोर्सेस सच, तो ये जो अल्ट्रावायलेट है वो एनर्जी का सोर्स बन गए थे, एंड ये एनर्जी का सोर्स जो है अल्ट्रावायलेट में जो रेज है या फिर रेडिएशंस है उसके साथ जो लाइटनिंग की प्रोसेस हो रही थी ना, यानी बिजली चमकना, तो एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ यानी अर्थ में जो भी हॉट जगह पे थी और अर्थ क्रस्ट जहाँ पे पतला था, तो वहाँ से जो लावा रस है वो बाहर आता था जिसको हम वॉल्कानोस कहते हैं। सो ये वॉल्केनिक एक्टिविटी है, लाइटनिंग है, रेडिएशन है, इसकी वजह से क्या हो गया, अर्ली मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, मीथेन एंड वाटर जो फॉर्म हुए थे प्रीवियसली, तो उनमें क्या हो गया, उनका कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये जो केमिकल प्रोसेसेस है ये केमिकल प्रोसेसेस होने लगी, एंड दिस रिएक्शंस का रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक मोनोसैकेराइड्स फॉर्म हुए, ओके, अमाइनो एसिड्स फॉर्म हो गए, देन जो वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ डीएनए दैट इज प्यूराइंस एंड पायरिमिडिन्स जो नाइट्रोजनस बेसिस से वो फॉर्म हो गए, फैट लिपिड्स का जो बेसिक मॉलिक्यूल है बिल्डिंग ब्लॉक है दैट इज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स, वो भी फॉर्म हो गए फ्रॉम द अमोनिया, मीथेन, वाटर, ये जो तैयार हुए थे उनसे ये थोड़े सिंपल मॉलिक्यूल्स तैयार हो गए, ओके, एंड दे अक्यूमुलेटेड इन द वाटर बॉडीज, बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज।
तो हेल्डेन इन्होंने क्या कहा कि ये जो भी अब ये जो सब्सटेंसेस है मोनोसैकेराइड अमीनो एसिड प्यूराइड्स दीज आर द न्यूट्रिएंट्स, हम जो खाना खाते हैं वो आफ्टर डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट्स इनटू मोनोसैकेराइड, प्रोटीन कन्वर्ट्स इनटू अमीनो एसिड्स, डीएनए जो ब्रेक डाउन होता है तो प्यूराइन एंड पायरिमिडिन्स जो है उसमें से फ्री हो जाते हैं, लिपिड डाइजेस्ट होते हैं तो फैटी एसिड्स फॉर्म हो जाते हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। तो इस तरह से ये जो न्यूट्रिएंट है ये न्यूट्रिएंट वहाँ पे अर्थ का जो वाटर था इट वाज वो तो हॉट ही था और उसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स ये सारे सिंपल सब्सटेंसेस बन गए। तो ओवरऑल अर्थ का जो वाटर था इट वाज लाइक अ डाइल्यूट सूप, वो सूप के जैसा था कि जैसे सूप में कुछ न्यूट्रिएंट्स वाटर होता है और न्यूट्रिएंट होते हैं तो उसी तरह का जो सूप है वो बन गया था अर्थ पर। सो हॉट डाइल्यूट सूप था या फिर उसको प्रिमिटिव ब्रोथ भी कहेंगे। ओके और तो और ये ब्रोथ काफ़ी सालों तक यानी हज़ारों सालों तक मिलियंस ईयर्स तक ये ब्रोथ जैसे का जैसा ही रहा। क्यों जैसे के जैसा रहा? क्योंकि वहाँ पर उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई मतलब ऑक्सीजन ही नहीं था इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म में, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था। अभी तक एंजाइम्स जो डिग्रेड करते हैं या फिर सड़ने की या फिर जो भी प्रोसेस होती है उसके लिए कुछ एंजाइम्स और ऑक्सीजन लगता है, दोनों भी नहीं थे, ऑक्सीजन भी नहीं था, एंजाइम्स भी नहीं थे, इसलिए वो हॉट सूप खराब भी नहीं हुआ कितने कई सालों तक। ओके सो इन दिस वे देयर इज अ डिग्रेडेशन का जो डिग्रेडेशन हुआ ही नहीं वो डाइल्यूट हॉट सूप का। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो जो सिंपल मॉलिक्यूल्स ये अपर स्टेज में प्रीवियस स्टेज में फॉर्म हुए थे उनसे ही और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फॉर्म होने लगे। कैसे? देखिए प्रिमिटिव ब्रोथ वाज न्यूट्रल था, वो ना एसिडिक ना बेसिक, वहाँ पे ना तो फ्री ऑक्सीजन था। ओके देन पॉलीमराइजेशन यानी कोई भी जो सिंपल सब्सटेंस है वो एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं, दैट प्रोसेस ऑलरेडी यू नो इन केमिस्ट्री इट इज कॉल्ड एज अ पॉलीमराइजेशन। तो जो सिंपल मॉलिक्यूल्स का एग्रीगेशन होता गया जैसे कि मोनोसैकेराइड्स एक दूसरे के साथ जुड़ते गए और पॉलीसैकेराइड्स बन गए। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल एक दूसरे के साथ जुड़ते गए, मेनी मॉलिक्यूल्स एक साथ, देन फैट्स बन गए। अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ते गए, उनकी चेन बन गई, देन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन्स फॉर्म हो गए, देन प्यूराइन पायरामिडिन और उनको जो शुगर मॉलिक्यूल्स अटैच हो गए, फिर उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच हो गए, तो रिस्पेक्टिवली न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स बन गए। एंड पॉलीमराइजेशन ऑफ जो अमाइनो एसिड था इनिशियल डायरेक्टली प्रोटीन नहीं फॉर्म हुए, प्रोटीन के पहले प्रोटोप्रोटीन्स फॉर्म हुए और उसके बाद जो है प्रोटोप्रोटीन से फिर प्रोटीन्स फॉर्म होते गए। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड एज अ लैंडमार्क। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है वो इस प्रोसेस में लैंडमार्क ऑफ ओरिजिन कहा गया है, एकदम इम्पॉर्टेंट स्टेपिंग स्टोन कहेंगे जिसको इन द ओरिजिन ऑफ अ लाइफ। ठीक है, एंड देन प्रोटीन से ही जो क्या बन गए आगे जाके एंजाइम्स बन गए जिन्होंने एज अब अगर आपने 11th में एंजाइम पढ़ा है तो एज यू नो बेसिक एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स ही होते हैं। प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस वहाँ पे होते हैं, स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है प्रोटीन्स के चेन्स की और एंजाइम्स बनते हैं। तो इस तरह से प्रोटीन से क्या बन गए? एंजाइम्स बन गए। और अभी ये एंजाइम्स क्या करते हैं? दे एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी एंजाइम की डेफिनेशन ही है दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, दे ओनली एक्सेलरेट और दे इंक्रीज और दे स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन हो रही थी ऊपर वाली ये बहुत फास्ट होने लगी जब से एंजाइम फॉर्म हुए। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रिएक्शन का रेट बहुत फास्ट हो गया। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट प्रोसेस? दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड्स जो है एज यू नो इन द बायोकेमिस्ट्री में ऑलरेडी 11th में आपने पढ़ा होगा कि एक फॉस्फेट ग्रुप, देन शुगर राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड देन नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है। तो ये तीनों कंपोनेंट मिलके क्या बनाते हैं? एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो है एक दूसरे के साथ जब जुड़ते गए तो क्या हो गए? न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते गए और डीएनए एंड आरएनए का फॉर्मेशन हुआ। पहले तो आरएनए है एक्चुअली एंड देन डीएनए फॉर्म हुआ। ओके तो ये दोनों क्या है? आरएनए एंड डीएनए न्यूक्लिक एसिड से, और इनकी एक एबिलिटी थी, ये मॉलिक्यूल्स फॉर्म तो हो गए, देन दे कैन रिप्लिकेट देमसेल्व्स। तो वो सेल्फ रिप्लिकेटिंग की एबिलिटी भी थी, यानी वो डबल भी होते थे डीएनए का ये जो मॉलिक्यूल, आरएनए डीएनए का ये मॉलिक्यूल। सो ये सबसे पहली फंडामेंटल जो प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जो जिसमें डीएनए आरएनए क्या होता है? डुप्लीकेट होता है। सो ये स्टेप में क्या हो गए? न्यूक्लिक एसिड्स फॉर्म हो गए। अब नेक्स्ट क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स और प्रोसेल्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया।
यानी सेल के पहले की स्टेज, कंप्लीट सेल फॉर्मेशन की पहले की स्टेज, दैट इज द प्रोसेल और प्रोबायोन्ट्स जिनको कहा गया। इसमें क्या हुआ, न्यूक्लिक एसिड्स अलॉन्ग विथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो न्यूक्लिक एसिड के साथ और कौन आ गया, जो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है, जो एक साथ आ गए एंड दे फॉर्म फर्स्ट लाइफ, ओके, विच इज कॉल्ड एज अ प्रोटोबायंट। तो ये सब एक साथ आ गए, तो लाइफ का जो इनिशियल जो फॉर्म है विच इज कॉल्ड एज अ प्रोटोबायंट, वो यहाँ पे फॉर्म हो गया। प्रोबायोन्ट्स आर द प्रीबायोटिक केमिकल एग्रीगेंट्स। तो यानी केमिकल का एग्रीगेशन है, केमिकल मॉलिक्यूल्स जो है, आरएनए डीएनए है, या फिर जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और जो सब्सटेंस है, जैसे कि पॉलीसैकेराइड्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, ये सारे मॉलिक्यूल्स का एग्रीगेशन हो गया एंड वहाँ पे प्रोबायोन्ट्स फॉर्म हो गया विच हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग सिस्टम, जिसमें क्या थी, लिविंग सिस्टम की प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। अब ये जो प्रोबायोन्ट्स है, ये प्रोबायोन्ट्स आर फॉर्म ड्यू टू कोएसर्वेशन यानी एग्रीगेशन। कोएसर्वेशन मीन्स सिंपली एग्रीगेशन वहाँ पे हो गया ये मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। तो ओपेरिन जो है उन्होंने उन्हीं प्रोबायोन्ट्स को कोएसर्वेट्स कहा। देन सिडने एंड फॉक्स ने उनको प्रोटीनॉइड और या फिर माइक्रोस्पियर कहा, ओके। तो इस तरह से देखिए ये कोएसर्वेट्स मॉलिक्यूल्स किस तरह से एग्रीगेशन यहाँ पे एक साथ हो गए। देन अब ये जो कोएसर्वेट्स है, दे आर द कोएसर्वेट्स आर द कोलाइडल एग्रीगेशन ऑफ हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स। हाइड्रोफोबिक जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, उनका, देन लिपिड मॉलिक्यूल्स, लिपोइड बबल्स, तो इनका जो एग्रीगेशन है उसको ही कोएसर्वेट्स कहा है। अब ये कोएसर्वेट्स क्या है, हो गए धीरे धीरे ग्रू इन साइज। उन्होंने क्या किया, सराउंडिंग मटेरियल्स एक्विस मीडियम से क्या किया, कुछ मटेरियल्स एब्जॉर्ब करते रहे वो कोएसर्वेट्स, और उनका साइज बढ़ता रहा इस एब्जॉर्प्शन की वजह से। एज दे ग्रू दे बिकम अ डायनेमिकली अनस्टेबल। तो जैसे साइज बढ़ता गया वो अनस्टेबल हो गए, ठीक है। अब अनस्टेबल होने की वजह से वो क्या हो गए, छोटे छोटे यूनिट्स में, स्मॉलर यूनिट्स में क्या हो गए, स्प्लिट हो गए। उसके बाद जैसे कि वो कंपेरेबल टू डॉटर सेल्स ऑफ बडिंग ऑर्गेनिज्म। कोई ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी पर जब उसको फूड बहुत ज़्यादा मिल जाता है तो उसकी बॉडी पे बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं, और फिर वो बर्ड्स क्या हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं वो ऑर्गेनिज्म से, और न्यू ऑर्गेनिज्म उससे फॉर्म हो जाते हैं। सो उसी तरह से ये कोएसर्वेट्स ने जब फूड मटेरियल्स एब्जॉर्ब किए, वो साइज में बड़े हो गए और स्प्लिट हो गए स्मॉलर यूनिट्स में, ठीक है। नाउ दीज स्मॉलर यूनिट्स आर कॉल्ड एज माइक्रोस्पियर्स और प्रोटीनॉइड्स, जिनको कहा फॉर्म फ्रॉम द दिस कोएसर्वेट्स, ठीक है। नाउ ये जो माइक्रोस्पियर और प्रोटीनॉइड्स फॉर्म फ्रॉम द कोलाइडल हाइड्रोफिलिक कॉम्प्लेक्सेस सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड थे ये स्मॉलर यूनिट, जिनको अभी माइक्रोस्पियर या फिर प्रोटीनॉइड कहा है। अब दिस बॉडीज में हैव आउटर डबल मेम्ब्रेन। अब ये बॉडीज जो स्प्लिट होकर अलग अलग हो गई, उनको उनके साइड में या उनके अराउंड क्या हो गई, डबल मेम्ब्रेन फॉर्म हो गई। अब ये डबल मेम्ब्रेन विथ अंदर जो भी कोएसर्वेट्स थे उनको कहा गया अभी, यस, दीज आर दी कोएसर्वेट्स, स्टेबल फॉर्म ऑफ कोएसर्वेट्स। ये क्या थे, मोर स्टेबल फॉर्म थे कोएसर्वेट्स के। और ये कोएसर्वेट्स एंड माइक्रोस्पियर्स जो है वेयर नॉन लिविंग कोलाइडल एग्रीगेशन, ये नॉन लिविंग मटेरियल ही थे है अभी तक उनमें, एग्रीगेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीनॉइड का, ठीक है। देन कोएसर्वेट्स क्या है, नॉन लिविंग कोलाइडल एग्रीगेशन ऑफ लिपिड्स, एंड माइक्रोस्पियर को क्या कहा गया है कि यानी प्रोटीनॉइड यानी माइक्रोस्पियर का एग्रीगेशन। तो इस तरह से दे हैड सम बेसिक प्रॉपर्टीज। तो इसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी लाइफ या सेल की, जैसे कि ग्रोथ हो गई थी वहाँ पे, एंड डिवीजन हो गया था। जैसे कि कोएसर्वेट्स ने कहा ना हमने कि मटेरियल एब्जॉर्ब किया, उनके साइज में साइज इंक्रीज हुई यानी ग्रोथ हुई, ठीक है। फिर उसके बाद वो स्प्लिट हुए यानी वो उनके डिवीजन हो गया, ठीक है। सो ये जो प्रॉपर्टीज है, ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, ये प्रॉपर्टीज ये कोएसर्वेट्स यहाँ पे दिखाई। नाउ दिस कोलाइडल एग्रीगेशंस टर्न इनटू फर्स्ट प्रिमिटिव लिविंग सिस्टम। तो ये जो कोएसर्वेट्स थे, यही कोएसर्वेट्स क्या हो गए आगे जाके, दे आर कॉल्ड एज ईबायोन्ट्स और प्रोटोसेल, जिनको कहा गया दीज आर द फर्स्ट प्रिमिटिव लिविंग सिस्टम यानी सेल का जो प्रिमिटिव फॉर्म था वो अब यहाँ पे ये स्टेप में फॉर्म हो गया। एंड नाउ द लास्ट स्टेप विल बी द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल। तो व्हेन डीएनए और आरएनए
आरएनए और डीएनए सिस्टम डेवलप्ड विद इन द प्रोटोसेल। अब ये प्रोटोसेल में जब आरएनए और डीएनए का सिस्टम डेवलप हुआ तो फर्स्ट सेल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया, एंड दैट फर्स्ट सेल को हमने क्या कहा, बैक्टीरिया और वायरस। क्या होगा वो, एदरबाइटिक बैक्टीरिया और वायरस होगा, जहाँ पे क्या हुआ, दे रेगुलेटेड वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, वहाँ पे काफ़ी सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का फिर रेगुलेशन शुरू हो गया, क्योंकि डीएनए आरएनए सब चीज़ों को रेगुलेट करता है। फिर सभी एक्टिविटीज़ रेगुलेट होने लगी। फर्स्ट सेल जो थी वो अनेरोबिक थी, यानी विदाउट ऑक्सीजन वो मतलब एनर्जी क्रिएट करने लगी, एटीपी सिंथेसिस होने लगा। देन इट वाज अ हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है, जो भी मटेरियल्स लगे थे एनर्जी क्रिएट करने के लिए, वो उन्होंने बाहर से लिए वो सोर्सेस, फूड जो है वो एनर्जी के लिए, तो इसलिए वो हेटेरोट्रॉपिक भी थी। फर्स्ट सेल वाज अनेरोबिक, हेटेरोट्रॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेल वाज एनारोबिक, हेटेरोट्रॉपिक, एंड ऑब्टेन एनर्जी बाय कीमो हेटेरोट्रॉपिक प्रोसेसेस, यानी केमिकल सब्सटेंसेस से ये एनर्जी क्या हुई, वहाँ पे तैयार हुई, इसलिए ये कीमो हेटेरोट्रॉपिक प्रोसेसेस के थ्रू जो है फर्स्ट सेल ने एनर्जी जो है वो तैयार करना या फिर प्रोड्यूस करना शुरू की। सो इन दिस वे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ फर्स्ट सेल, एंड दिस इज द केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ और सेल्फ असेंबली थ्योरी। नेक्स्ट ये जो प्रोसेसेस हुई उसको प्रूफ करने वाला एक एक्सपेरिमेंट, यूरे एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट, वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो।